Good morning, student. Today's topic from economic reform since 1990. 1. Globalization. Okay, so what do you mean by globalization? The term globalization indicates the opening of the economy for the वर्ल्ड मार्केट. देखिए 10th में हमारा ग्लोबलाइजेशन पूरा एक चैप्टर था. ऑल आर फैमिलियर विद दिस, है ना. तो कोई बहुत नया सा नहीं है ये. 10th में हमने पूरा MNCs के बारे में और अच्छे से पढ़ा है. इसके फेवर में आर्ग्यूमेंट्स, इसके अनफेवर आर्ग्यूमेंट्स और सब पढ़े हैं. अगेंस्ट में अच्छे से पढ़ रखा है और हम इस टर्म से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं. ग्लोबलाइजेशन, ग्लोब देखा है सबने. ग्लोब मीन्स वर्ल्ड. तो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन का मतलब यही है कि डोमेस्टिक कंट्री का उस पूरे ग्लोब के साथ ट्रेड, है ना. मतलब अपनी जो डोमेस्टिक कंट्री है उसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए ओपन कर देना. अब सब कुछ फ्री है, आना जाना, आप आराम से आ सकते हो, आप आराम से जा सकते हो, ट्रेड कर सकते हो. FDI आपकी कंट्री में आ सकती है, FDI आपकी कंट्री से बाहर जा सकती हैं. लोग टूरिज्म के लिए हमारे यहाँ आ सकते हैं, हम भी बाहर जा सकते हैं. ऐसे बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान इससे होता है. ट्रेड होता है, टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, कल्चर डेवलपमेंट भी होता है. बहुत सारी चीज़ें इसके ज़रिए होती हैं. तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड मार्केट के लिए ओपन कर देना. ग्लोबलाइजेशन इम्प्लाइज इंट्रैक्शन ऑफ द इकोनॉमी relating to production, trading and financial transactions with other countries of the world. Okay. तो कौन से फैक्टर हैं जो ग्लोबलाइजेशन को इंडिया के अंदर प्रमोट करते हैं? तो फैक्टर्स प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया. तो देयर आर two important factors that have enabled the process of globalization of the Indian economy. First is advancement on technology. Technology revolution in transport and communication has stimulated the globalization process. For example, in the last 50 years, world has witnessed a major improvement in transportation technology. Due to this, goods can be transported throughout the world in a short period of time and at a lower cost. Obviously, हम सबको अच्छे से पता है कि लास्ट 50 ईयर्स में हमारे यहाँ जो ट्रांसपोर्ट के मीन्स हैं वो बदल गए हैं, है ना. कहीं रास्ते खोजे गए, ईजी से ईजी, छोटे से छोटा रास्ता निकाला गया ट्रेड करने के लिए, ताकि चीज़ें जो है वो सस्ती दरों पर हम तक पहुंच सकें और हम दूसरों तक पहुंचा सकें. तो बहुत सारे ऐसे रास्ते और बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी बनी जिससे कि सामान को लाना ले जाना आसान हुआ. देखिए मेडिसिन्स, फूड और इन सब जैसी चीज़ें जो हल्की होती है और कम वेट की होती है, जिन्हें फटाफट से हमें वहाँ तक पहुँचाना होता है जहाँ इनकी ज़रूरत होती है. तो इसके लिए एयरवेज़ हैं, लेकिन एयरवेज़ एक लिमिटेड वेट तक ही सामान को कैरी कर सकता है. तो बहुत ज़्यादा भारी चीज़ों के लिए और क्वांटिटी में जो ज़्यादा होती हैं उनके लिए हम वाटरवे का यूज़ करते हैं. वाटरवे और रोडवेज़ का यूज़ करते हैं. मोस्टली इंटरनेशनल ट्रेड के लिए वाटरवे का यूज़ किया जाता है. तो बहुत एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशन में. अब आज हम यहाँ बैठे हैं और हम ऑर्डर ले सकते हैं बाहर से, बहुत इजीली ले सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती हमें. बहुत इजीली हम लोग हमारे ऑर्डर ले सकते हैं, हमारे ऑर्डर दे सकते हैं, चीज़ों को अप्रूव करवाया जा सकता है क्योंकि अब कंप्यूटर है, इंटरनेट है ना. ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ गई है जिससे हमारा जो ट्रेड है वो बहुत आसान हो गया है, बहुत इजी हो गया है. आज हमें घर बैठे ही, हमें चाहूँ तो अमेरिका से, और अमेरिका वाला मुझसे बात कर सकता है अपने
प्रोडक्ट्स मुझे दिखा सकता है, मैं उसे अपने प्रोडक्ट दिखा सकती हूँ, उसमें क्या चेंजेस करने हैं वो मुझे मेल करके बता सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इजीली मैं उनको ऐसे ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जो आ गए हैं, बहुत चीप ट्रांसपोर्ट के मीनिंग आ गए हैं, तो इजी ट्रांसपोर्ट होने की वजह से मैं अपना सामान भी बहुत आसानी से उन तक पहुंचा सकती हूँ, बहुत लोअर कॉस्ट पे मेरा सामान उन तक चला जाएगा। तो इजी ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन की वजह से मेरा ये ट्रेड जो है, ग्लोबलाइजेशन का जो सपना है वो कंप्लीट हो गया है, उसे हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर पाए, है ना। तो दूसरा इसका है लिबरलाइजेशन। सेकंड फैक्टर जो है वो देखिए ना, लिबरल हुए बिना तो ग्लोबलाइजेशन संभव था ही नहीं, क्योंकि इंडिया ने जो टैरिफ और एक्साइज ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह लगा रखी थी, क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शंस, टैक्सेस, हाई टैक्सेस और ऐसी जो बातें उन्होंने पहले से अपना एक बना रखा था, वो जब तक छोड़ते नहीं तब तक तो ग्लोबलाइजेशन संभव था ही नहीं, है ना। तो ग्लोबलाइजेशन करने के लिए सबसे पहले तो क्या, लिबरलाइजेशन ज़रूरी था, तो हमें लिबरल होना पड़ा, है ना। तो लिबरलाइजेशन के बिना ग्लोबलाइजेशन संभव नहीं था। तो सिंस 1991 द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन अडॉप्टेड on a massive scale. Barriers on foreign trade and foreign investment have been removed to a large extent. Liberalization facilitated foreign trade and foreign investments. In fact, globalization would not have been possible without liberalization. Okay. अब हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन के फेवर में और अनफेवर में, मतलब वो कितना अच्छा था इंडिया के लिए और कितना नुकसानदायक था। तो अगर मैं फेवर की बात करूं तो हाँ भाई, बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जब तक मैं अपने घर की ज़रूरतें ही पूरी करती रहूँगी तो मेरा प्रोडक्शन जो है वो लिमिटेड ही रहेगा, क्योंकि घर का बंदा खाकर कितना खाएगा भाई, लिमिटेड ही खाएगा ना, उसको बढ़ाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर यही मैं दूसरों के लिए भी प्रोडक्शन करना शुरू करूँ, मेरा दायरा बढ़ाऊँ, तो मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा, नो डाउट बढ़ेगा। एक तो मैं 10 लोगों की बात सोचूं और एक अनलिमिटेड लोगों की बात सोचूं, तो आज समझ लो मेरे पूरे वर्ल्ड में 100 लोग भी रह रहे हों, तो एक तो मैं 10 के लिए प्रोडक्शन कर रही हूँ और एक 100 के लिए कर रही हूँ। 10 उस 100 में से 80 जने तो होंगे जिन्हें मेरी चीज़ पसंद आएगी और मुझे ऑर्डर करेंगे, 70 तो होंगे, तो कहाँ 10 और कहाँ 70, है ना। तो इस तरह से मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली ग्लोबलाइजेशन के ज़रिए मेरा प्रोडक्शन बढ़ा है, प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ नेशनल इनकम बढ़ी है, नेशनल इनकम बढ़ी है तो पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, पर कैपिटा इनकम के बढ़ने से सेविंग्स बढ़ी हैं, सेविंग्स बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट होने से कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है, हम लोग डेवलप्ड हुए, हमारा जीडीपी का ग्रोथ बढ़ा है। क्लियर। इसके साथ ही जब हम ग्लोबलाइजेशन, हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाते हैं तो हमारा पॉलिटिकल बेनिफिट भी होता है, हमारा जो दूसरे देशों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर, हमारे फ्रेंड्स बनते हैं, तो उनके पॉलिटिकल एडवांटेज भी हमें मिलते हैं कि हाँ भाई आप हमारे मित्र हो, तो कहीं दूसरी जगह से हमको कभी कुछ नुकसान पहुंचाने वाली बात होगी तो मेरा मित्र तो मेरे साथ होगा ही। तो इस तरीके से पॉलिटिकल जो होती हैं हेल्प भी हमें मिलती है। इसके साथ सोशल चेंजेस भी आते हैं, क्योंकि जब लोग हमारे यहाँ आएंगे ट्रेड करने के लिए तो उन्हें हमारी जगह अच्छी लगेगी, तो वो घूमने भी आएंगे, तो टूरिज्म बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, लोग यहाँ आएंगे तो लोगों को क्या मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, गाइड होंगे, कहीं गाइड खड़े हो जाएंगे, कहीं गाड़ी वालों को रोज़गार मिलेगा, होटल वालों को मिलेगा, जो यहाँ की लोकल चीज़ें हैं उनको वो लोग खरीदेंगे, है ना। तो ऐसी बहुत सारी बेनिफिट होंगे हमें जब टूरिज्म बढ़ेगा, हम लोग भी बाहर जाएंगे। अब वो टूरिज्म के लिए जब यहाँ आएंगे तो हमारे कल्चर को देखेंगे, हम उनके कल्चर को देखेंगे, तो हम उसे भी अडॉप्ट करेंगे, तो कल्चर का भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, है ना। तो इस तरीके से ये है आपके फेवर में आर्ग्यूमेंट। अच्छा है, चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, हमें सस्ते दामों पर चीज़ें मिलना शुरू होगी, टेक्नोलॉजी हमें नई नई जानने को मिलेगी, है ना। तो
ये तो फेवर में आर्ग्यूमेंट्स हैं। और अगर मैं इसके अगेंस्ट में बात करूं, तो जब मैं अगर इसके अगेंस्ट में बात करती हूं तो सबसे बड़ा है कि मुझे मेरे यहाँ के जो लोकल प्रोडक्शन है उसको एमएनसीज़ का सामना करना पड़ेगा, उनसे compete करना पड़ेगा, जो उनके फेवर में नहीं है। क्योंकि एमएनसीज़ हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, तो वो सस्ते दामों पर चीज़ें बनाती हैं और महंगे दामों पर सेल आउट भी करती हैं। तो एमएनसीज़ को एक पूरा तैयार मार्केट मिलता है ना, तैयार मार्केट मिलता है। और इंडिया तो आपको पता है पॉपुलेशन के मामले में सेकंड है इन वर्ल्ड में, तो उन्हें पूरा मार्केट तैयार मिलता है फिनिश गुड का। तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमें कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, फॉरेन एक्सचेंज की प्रॉब्लम हमारे सामने आके खड़ी हो सकती हैं इस तरीके से, है ना। तो अब इन सब पे जब हम वर्ल्ड ट्रेड ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो एक इंस्टीट्यूशन ऐसा होना चाहिए जो इस पे कंट्रोल कर सके। जी हाँ, इसको बात को ध्यान में रखते हुए पहले गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया था। इन 1995 इसको रिप्लेस करके उसकी जगह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया, क्योंकि जब हम इतने बड़े दायरे में ट्रेड करेंगे, ट्रांजेक्शन्स करेंगे, तो कोई एक ऐसा मॉनिटर करने वाला तो होना चाहिए ना, कि जिसके रूल्स एंड रेगुलेशन को सब माने, है ना, जिसके रूल्स एंड रेगुलेशन को सबको मानना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसी बात के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया। ये जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। और इंडिया जो है उसने इसकी मेंबरशिप ली थी 1 जनवरी 1995 से। ओके, तब से इंडिया भी इसका मेंबर है। और 2016 तक इस ऑर्गेनाइजेशन के 164 मेंबर्स थे। अब ये जितने भी इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, उनको सबको इसके बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। ठीक है, ये सारे वर्ल्ड में जितना भी ट्रेड हो रहा है उस पर मॉनिटरिंग करता है, उन पर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, कोई आर्ग्यूमेंट होता है तो उसको सॉर्ट आउट करता है, कोई किसी का गलत फ़ायदा नहीं उठा ले। जैसे बड़ी कंट्रीज़ होती हैं, वो छोटी कंट्रीज़ पे डोमिनेट भी कर सकती हैं, उन पर अपना अधिकार जमा सकती हैं, उनको अपने पावर में लेकर उनका मिसयूज़ भी कर सकती हैं। तो ऐसा वो करने नहीं देती, है ना। फ्री और फेयर ट्रेड हो, इसका वो पूरा ध्यान रखती है। फाइनेंशियल सपोर्ट भी करती हैं, और ट्रेड पर तो नो डाउट मॉनिटरिंग करती ही हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जो ये करती हैं। तो जो एमएनसीज़ हैं, जो इस तरह ग्लोबलाइजेशन के ज़रिए दूसरी कंट्रीज़ में अपना सेट करती हैं, उन पर भी इनका फोकस रहता है। और वो किसी भी तरीके से किसी भी कंट्री का फ़ायदा ना उठाएं, चाहे वो लेबर ले लो, चाहे वो रेडी मार्केट ले लो, तो फ़ायदा ना उठाए, ऐसी व्यवस्थाएं इनके द्वारा की जाती हैं। तो ये था गेट। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा इस चैप्टर से इफ़ेक्ट ऑफ LPG पॉलिसीज़, पॉजिटिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इफेक्ट। ओके, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। डीमोनेटाइजेशन और GST अब आपके कोर्स में नहीं है।